यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। बीमारियों का प्रकोप और इनके साथ होने वाली मृत्यु मानव इतिहास का एक निरंतर और दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा रहा है और हम इस कड़वे सच के साथ हजारों वर्षों से जी रहे हैं। हम एक प्रजाति के रूप में आमतौर पर अपनी चिकित्सा क्षमताओं को बेहतर बनाने में बहुत सक्षम रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें ऐसी बीमारियां परेशान कर देती हैं जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और इस वीडियो के फिल्मांकन के दौरान हम सभी वास्तव में ऐसी ही एक बीमारी से निपट रहे हैं, आजकल हर जगह फैला हुआ कोरोना वायरस। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दुनिया या भारत को किसी महामारी से निपटना पड़ रहा है और ना ही ये अंतिम बार होगा। ये समझना कि महामारी कोई नई बात नहीं है और हम ऐसी या इससे भी बुरी विपदाओं से पहले जूझ चुके हैं, उपयोगी रहेगा अपेक्षाओं को स्तर पर लाने के लिए और इतिहास से कुछ नया सीखने के लिए। तो आइए साथ डुबकी लगाते हैं भारत के इतिहास में और जानते हैं कुछ ऐसी महामारियों और बीमारियों के बारे में जिनसे भारत का पाला पहले पड़ चुका है और जिनकी वजह से देश को पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ चुका है। चलिए साथ कुछ खोजबीन करते हैं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं ध्रुव और आपका स्वागत है दी इंडोवर्स पे, भारत के बारे में कुछ नया जानने का एक नया स्रोत। अभी साल 2020 में जून का महीना चल रहा है और पिछले 6 महीने से दुनिया कोरोना वायरस की वजह से थम सी चुकी है। इसे हम कोविड-19, जो कि संक्षिप्त है कोरोना वायरस डिजीज 2019 के लिए, या और विशिष्ट रूप से SARS-CoV-2 के रूप में भी जानते हैं। कोरोना वायरस एक सामान्य नाम है ऐसे विषाणुओं के एक बड़े परिवार का जो कि मनुष्यों में नहीं पाया जाता है और जो कि सामान्य सर्दी जुकाम से लेके सांस के गंभीर रोगों तक का कारण बन सकते हैं। यह SARS-CoV-2 है क्योंकि पहला SARS-CoV 2002 में फैलने वाला सार्स विषाणु था। आजकल आप जहां भी मुड़ के देखें एक ही विषय पर चर्चा हो रही है, समाचारों पर, सोशल मीडिया पर, घरों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, वर्चुअल कॉल्स के दौरान। आपके चारों ओर इस वायरस के बारे में ढेर सारी जानकारी, लेकिन खूब सारी गलत जानकारी भी उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि ये एक नवीन कोरोना वायरस है, इसके मूल या इलाज के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय को इस पर अभी बहुत सारा शोध और काम करना बाकी है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं आपको बताने से बचूंगा क्योंकि इसके बारे में आपको मेरे चैनल के बाहर वर्तमान और बेहतर सामग्री मिल जाएगी। आज हम जो प्रश्न उठा रहे हैं वह है ये कि क्या भारत ने पहले कभी इतनी बड़ी महामारी देखी है? आपने ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ्लू के बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन क्या इनका भारत पे कोई प्रभाव पड़ा था या कोई ऐसी और महामारी रही है जिसने कि भारत को इतना नुकसान पहुंचाया था? और हाँ, क्योंकि मेरा चैनल अभी भी बहुत नया है, कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे कि आप मुझे अपना समर्थन दिखा सकें। और यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है। वीडियो के विषय पर विस्तार से बात करने से पहले मैं जल्दी से इन दो शब्दों के बीच का अंतर आपको जरूर बताना चाहूंगा जो कि आजकल आप कई जगह पे पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। एपिडेमिक और पैंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है देश व्यापक महामारी जो कि बहुत तेजी से और बहुत लोगों में फैलती है लेकिन केवल एक ही देश तक सीमित रहती है। पैंडेमिक का मतलब है विश्व व्यापक महामारी जो कि एक एपिडेमिक का बड़ा रूप है, मतलब ये महामारी एक ही देश तक सीमित ना रह के दुनिया भर में फैल जाती है। अगर ये कोरोना वायरस सिर्फ चीन तक ही सीमित रहता तो ये चीन की देश व्यापक महामारी बोले तो एपिडेमिक बन के रह जाता, लेकिन क्योंकि अब ये दुनिया भर में फैल चुका है, ये अब एक विश्व व्यापक महामारी या पैंडेमिक बन चुका है। अब जैसे कि हमने ये परिभाषाएं समझ ली हैं, आइए बात करते हैं उन 4 मुख्य बीमारियों के बारे में जो कि भारत के हाल ही के इतिहास में लाखों करोड़ों मौतों का कारण बनी है। आइए शुरुआत करते हैं फ्लू महामारी से। फ्लू, जो कि संक्षिप्त है इन्फ्लुएंजा के लिए, एक संक्रामक रोग है जो इन्फ्लुएंजा नामक विषाणु से फैलता है। मनुष्यों के बीच में फ्लू बहुत आम है और इसके लक्षण भी बहुत हल्के होते हैं और मृत्यु दर भी काफी कम रहती है। इसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में वायरल बुखार के रूप से भी जानते हैं। लेकिन जब एक अलग प्रजाति जैसे कि एक जानवर या पक्षी से वायरस का संचारण मनुष्य के शरीर में हो जाता है, तब हमारा प्रतिरक्षण तंत्र या फिर इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में विफल रहता है और यही वो कारण है जो कि इन नवीन तरह के किसी भी फ्लू को खतरनाक बनाता है। 1918 का स्पेनिश फ्लू, जिसके बारे में आजकल खूब चर्चा चल रही है, पिछली कुछ सदियों की सबसे बड़ी फ्लू महामारियों में से एक है। इस फ्लू का स्रोत आज तक ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जरूर जाता है क्योंकि स्पेन पहले विश्व युद्ध के दौरान ऐसे देशों में से एक था जिन्होंने विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसकी वजह से वहां के अखबार युद्ध पे नया ध्यान देते हुए इस बीमारी पर खुले तौर पर और व्यापक रूप से रिपोर्ट कर सकते थे। और इसी तरह ये गलत धारणा फैल गई कि ये वायरस स्पेन में ही शुरू हुआ है और वहां मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये वायरस बहुत ही आसानी से छींकने और खांसने से फैलता था। भारत भी इससे बच नहीं पाया था
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक यूरोप में इस वायरस की चपेट में आ चुके थे और फिर घर लौटने पर इसे अपने साथ ले आए थे। इसे बॉम्बे इन्फ्लुएंजा या बॉम्बे फीवर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले और सबसे व्यापक रूप से बॉम्बे में फैला था, जो कि शुरुआत से ही पश्चिमी तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह शहर रहा है और जहां पर यूरोप से वापस आते हुए सैनिक आके उतरे थे। आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन यह माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू की वजह से भारत में 1.2 से 1.7 करोड़ तक लोग मारे गए थे। अपनी किताब कुल्ली भाट में हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम निराला के नाम से भी जानते हैं, ने लिखा है, इसी समय इन्फ्लुएंजा का प्रकोप था। मेरी उम्र 22 साल थी। अखबारों से मृत्यु की भयकारता मालूम हो चुकी थी। गंगा के किनारे आकर प्रत्यक्ष की, गंगा में लाशों का ही जैसे प्रवाह हो। इस समय का अनुभव जीवन का विचित्र अनुभव है। देखते देखते घर साफ हो गया। जितने उपार्जन और काम करने वाले आदमी थे साफ हो गए। चारों ओर अंधेरा नजर आता था। हालत तो इतनी बुरी थी कि 1918 की स्वच्छता आयुक्त की रिपोर्ट तक में कहा गया है कि जलाऊ लकड़ी की कमी की वजह से भारत की सारी नदियों के अंदर लाशें भरी पड़ी थीं। अभी हाल ही के पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारत को 2 बार स्वाइन फ्लू का सामना करना पड़ा है, जो कि H1N1 नामक विषाणु से फैलता है और जो उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ था। पहला 2009 में और दूसरा 2015 में। 2009 में लगभग 45,000 मामले सामने आए और 2,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2015 में लगभग 34,000 मामले सामने आए और 2,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। आगे बढ़ें तो भारत को प्लेग की भी मार झेलनी पड़ी है। प्लेग एक ऐसा संक्रामक रोग है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके लक्षणों में बुखार, कमजोरी और सिरदर्द शामिल हैं। प्लेग 3 तरीके का होता है। ब्यूबोनिक, जिसकी पहचान सूजे हुए लसिका ग्रंथ या लिम्फ नोड द्वारा की जाती है और जिसके फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। न्यूमोनिक, जिसमें न्यूमोनिया जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी, घरघराहट, सीने में दर्द और सांस की तकलीफ। और सेप्टिसेमिक, जो रक्त का एक जानलेवा संक्रमण है और पिस्सू द्वारा काटे गए शरीर के हिस्सों को काला कर देता है। ब्लैक डेथ पिछली सहस्त्राब्दी का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से फैलने वाला प्लेग था और ये एक ब्यूबोनिक प्लेग था जो दुनिया भर में पिस्सू से भरे चूहों द्वारा समुद्री मार्गों और व्यापारिक जहाजों के माध्यम से फैला था। और अनुमान यह है कि इसकी वजह से दुनिया भर के 7.5 से 20 करोड़ लोग खत्म हो गए थे, जिसमें कि यूरोप की 30 से 50% आबादी शामिल थी। भारत और चीन में बड़ी संख्या में मामलों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि ये 2 देश इस प्लेग से बच गए थे। लेकिन जर्मन चिकित्सक JFC हैकर ने 1859 में प्रकाशित अपनी किताब द एपिडेमिक्स ऑफ द मिडिल एजेस में लिखा है कि भारत की आबादी में भारी तादाद में कमी हुई थी। हालांकि उन्होंने किसी भी तरीके के आंकड़ों या विवरण के साथ इस कथन का समर्थन नहीं किया है। लेकिन प्लेग 2 बार और वापस आया और आखिरकार इसने अपने तीसरे प्रकोप में भारत को अपने सांक्रमिक पंजों में जकड़ लिया। तीसरी प्लेग महामारी, जो 1855 में चीन में उत्पन्न हुई थी, हांगकांग के रास्ते ब्रिटिश भारत में पहुंची और इसकी वजह से 1900 तक ब्रिटिश भारत में लगभग 1.3 करोड़ भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बीमारी भी शुरू में बंदरगाह शहरों में फैली, जैसे कि एक बार फिर बॉम्बे में, लेकिन बाद में पूना, कलकत्ता और कराची तक भी फैल गई। 1899 तक भारत के छोटे छोटे समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका प्रकोप फैल चुका था और फिलहाल ही में ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग का डर 1994 में भारत में फिर से तब फैला जब दक्षिण मध्य और पश्चिमी भारत के 6 राज्यों में 693 संदिग्ध मामले और 56 मौतों की रिपोर्ट आई। इस बात का शुक्र जरूर है कि कोई मामले भारत के बाहर किसी अन्य देश में फैल नहीं पाए। गुजरात के सूरत शहर में घरेलू चूहों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मौतों के कारण इस समय इतनी दहशत थी कि इसकी वजह से भारत में आजादी के बाद का सबसे बड़ा प्रवासन हुआ, जिसमें कि सूरत शहर को 2 दिन में 3 लाख लोगों ने छोड़ दिया। अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक भारत को बहुत परेशान किया, हैजा। हैजा छोटी आंत की बीमारी है जो कि विब्रियो कोलेरे नामक जीवाणु के कारण फैलती है। ये ज्यादातर मानव मल द्वारा दूषित किए गए पानी और भोजन से फैलती है। हैजा का सबसे बड़ा लक्षण है भारी मात्रा में दस्त, जो कि कई दिनों तक रहता है। उल्टियां और मांसपेशियों में ऐंठन भी इसके दूसरे लक्षण हैं। पिछले 200 वर्षों में 7 हैजा की महामारियां हुई हैं, जिसमें कि पहली महामारी 1817 में भारत में ही उत्पन्न हुई थी। इन 7 में से 6 महामारियों की शुरुआत भारत में और विशेष रूप से गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। इसके फैलाए जाने में कुंभ मेले जैसे धार्मिक त्योहारों का बहुत बड़ा हाथ था, जिनमें आए तीर्थयात्री अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण इस जीवाणु को अनुबंधित कर लेते थे और फिर ये भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता था, जहां से समुद्री व्यापार द्वारा ये दुनिया भर में भी फैल जाता था। 1816 और 1923 के बीच के 107 सालों के समय में पहली 6 हैजा महामारी एक के बाद एक लगातार हुई। इस अवधि में भारत में लगभग 5 करोड़ लोगों की हैजा के कारण मृत्यु हुई और फिर 1880 के आसपास एक बार फिर विज्ञान ने आके मानवता को बचाया। इस समय के आसपास
ऐसी कई वैज्ञानिक सफलताएं हुई जिन्होंने कि हैजा के इलाज में मदद करी। प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पैस्चर ने 1879 में हैजा के खिलाफ मुर्गियों का पहला टीकाकरण किया। जर्मन चिकित्सक रॉबर्ट कोख ने 1883 में विब्रियो कॉलेरे जीवाणु की पहचान की और स्पेनिश चिकित्सक हाउमे फेरान ई क्लुआ ने 1885 में पहले हैजे के टीके का विकास किया। इन सफलताओं का कारण ये हुआ कि हैजा की महामारियों के बीच में एक बहुत लंबा विराम हुआ। 1923 के बाद इसका अगला आक्रमण 1961 में जाके ही हुआ और पहली बार इतिहास में चलो ऐसा तो हुआ कि इसकी शुरुआत भारत से नहीं हुई बल्कि इंडोनेशिया से हुई, लेकिन 1964 तक ये महामारी भारत तक पहुंची गई। और अंत में आइए अब चेचक के बारे में बात करें, जिसे हालांकि अब हम जड़ से उखाड़ चुके हैं, लेकिन 1974 में ये भारत में एक बहुत बड़ी महामारी का कारण बना था। चेचक एक संक्रामक रोग है जो वेरियोला मेजर या वेरियोला माइनर नामक विषाणु के कारण होता है। इसका आखिरी प्राकृतिक मामला अक्टूबर 1977 में पाया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में इस बीमारी को वैश्विक रूप से समाप्त करार दे दिया था। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसको पकड़ने पर मरीज की मृत्यु का जोखिम 30% तक था और बच्चों में तो ये दर और भी ज्यादा थी। अक्सर जो इससे बच भी जाता था उसकी त्वचा पर व्यापक घाव होते थे और कुछ लोग अंधे भी हो जाते थे। 1974 में चेचक की महामारी के दौरान भारत में दुनिया भर के 86% मामले थे। भारत में 1974 की जनवरी से मई के बीच चेचक के लगभग 62,000 मामले सामने आए और 15,000 लोगों की मृत्यु हुई। अधिकांश मृत्यु बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में हुई। ऐसे हजारों लोग थे जो बच तो गए, लेकिन चेचक उनको भारी रूप से विकृत या अंधा करके छोड़ गया। चेचक के सबसे पुराने और विश्वसनीय सबूत मिलते हैं प्राचीन भारत और प्राचीन चीन के ऐसे चिकित्सा लेखों में जिसमें चेचक जैसी बीमारी का विवरण लिखा है। साथ ही 3000 साल पहले राज करने वाले मिस्र के प्राचीन राजा रामसीस 5 की मम्मी का अध्ययन करने पर भी चेचक जैसी बीमारी के सबूत मिले हैं। इस बीमारी का प्रकोप तो इतना ज्यादा बुरा था कि दुनिया भर में कम से कम 7 देवी देवता ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ चेचक के लिए ही समर्पित किया गया है। इनमें हिंदू देवी शीतल भी शामिल है जो कि दुर्गा का अवतार हैं और वह चेचक, घावों, प्रेतों, फुंसियों और रोगों को ठीक करती हैं। एक बात और, एक अलग दृष्टिकोण ये भी है कि असल में चेचक 1588 ईसा पूर्व में ही उभरा था और इससे पहले के जितने भी मामले पाए गए हैं वो हमने गलत तरीके से चेचक के रूप में पहचान लिए हैं। महामारियां ऐतिहासिक रूप से अपने साथ सिर्फ बीमारियां नहीं लाती, ये अपने साथ ऐसे दुष्प्रभाव भी लाती हैं जो कि कई बार उन बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहली बात तो हर महामारी अपने साथ लाई है भारी तादाद में गलत सूचना। जैसा कि सोनल अचरजी लिखती हैं इंडिया टुडे में प्रकाशित पैंडेमिक्स ऑफ द पास्ट नामक एक बहुत ही अच्छे से शोध किए गए और लिखे गए लेख में 1897 में भारत के सारे गांव वासियों को विश्वास हो गया था कि अंग्रेजों ने बढ़ती आबादी को कम करने के लिए कुओं में जहर और इंजेक्शनों के माध्यम से हजारों लोगों को मारा है। 1918 में एक गुमनाम लेखक ने पुणे के एक अखबार को बताया कि वह तो जहरीली गैस थी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस से उड़कर मुंबई तक पहुंच गई थी और वहां कहर ढहा रही थी और हजारों लोगों की मौत का कारण बन रही थी। लगभग 102 साल बाद चीन के वुहान की एक प्रयोगशाला से जैविक हथियार के फैलने की वजह से दुनिया भर में हजारों लोगों को होने वाले संक्रमण की अफवाह ट्विटर पर एक हैशटैग के रूप में फैल गई है। लेकिन तीनों ही मामलों में ये ना तो इंजेक्शन था, ना ही जहरीली गैस और ना ही जैविक हथियार, जिसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर मानव पीड़ा, सार्वजनिक चिंता और आर्थिक विनाश हुआ। यह एक बीमारी ही थी। ये मुझे वापस उसी बात पे लाता है कि मेरी विनती है सबसे कि संकट के समाप्त होने तक हमें किसी निष्कर्ष पे नहीं जाना चाहिए। इस महामारी के खत्म होने पर ही हमें असली कहानी पता चलेगी और इसी के बाद हमारे पास पर्याप्त आंकड़े और तथ्य होंगे। कोरोना वायरस वुहान में एक प्रयोगशाला से उत्पन्न हुआ या नहीं, हम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए इस समय किसी भी तरह की गलत सूचना का संचारण केवल नुकसान ही करेगा और आम जनता में चिंता को बढ़ावा देगा, तो कृपया ऐसा करने से बचें। एक और बात जो हर महामारी ने बहुत अच्छे से दर्शाई है वह है हमारी तैयारी की कमी। 1918 के स्पेनिश फ्लू ने यह साफ साफ दिखा दिया था कि मरीजों में हुई अचानक वृद्धि से निपटने के लिए चिकित्सा प्रणाली बिल्कुल असमर्थ थी। महामारी के कारण फैली मृत्यु, पीड़ा और आर्थिक गिरावट के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के खिलाफ भावना में वृद्धि हुई और इसने वास्तव में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तीसरे प्लेग के प्रकोप का एक सकारात्मक प्रभाव यह भी रहा कि 1898 में ब्रिटिश संसद ने बॉम्बे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की, जिसको एक स्वस्थ शहर बनाने का काम सौंपा गया। शायद हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी राज्य और राष्ट्रीय सरकारें भी आगे के किसी संकट से निपटने के लिए इसी तरह की कुछ कार्रवाई करेंगी। और आखिर में
हर महामारी का योगदान रहा है मानवता की असमानता और मूर्खता दोनों को सामने लाने का। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन, जो कि एक शौकीन यात्री थे, हैजा के प्रकोप के दौरान जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के दौरे पे थे। वहां उन्होंने देखा कि हैम्बर्ग के अखबारों में हैजा की सच्चाई और विशेषकर मृत्यु के आंकड़ों के बारे में जानकारी की बेहद कमी थी, और उन्होंने गरीबों के साथ की गई प्रताड़नाओं की भी भारी आलोचना करी है, क्योंकि ट्वेन के शब्दों में गरीबों को उनके घर से निकालकर उन्हें महामारी के मरीजों के लिए बनाए गए घरों में फेंक दिया गया, जहां उनमें से कई अज्ञात रूप से मारे गए और वहीं दफन कर दिए गए। ट्वेन ये भी लिखते हैं कि उस समय भी दुनिया भर में और विशेषकर अमेरिका में आम जनता में जागरूकता की भारी कमी थी। मुझे नहीं लगता कि जागरूकता की कमी और गरीबों और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के अंदर कुछ भी बदलाव आया है। अब हमें ये समझना जरूरी है कि ये कोविड-19 का अंत नहीं है, और ये विपदा कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं जानता। हम ये भी नहीं कह सकते कि इससे समाज पर क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वो है ये कि दुनिया बदलेगी जरूर, चाहे वो बुरे के लिए हो या अच्छे के लिए। हालांकि भारत के अंदर तो ये संकट अभी बस उबल रहा है और बढ़ने की तरफ है, और अपने साथ कई नई समस्याओं को ले आया है, जहां की हम पहले ही अपने आंतरिक मुद्दों से पहले से जूझ रहे थे। मैं अपने इस चैनल पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता या फालतू के समाचारिक वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, और मैं ऐसा करने से अभी भी बचूंगा। मैं केवल शिक्षित विश्लेषण और तुलना तब करूंगा जब हमारे पास पर्याप्त डेटा होगा और पर्याप्त समय निकल चुका होगा। लेकिन हमें हर समस्या को सीखने की मानसिकता के साथ देखना चाहिए, और हमें अभी से ही इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते थे और क्या मुद्दे ऐसे थे जिनके कारण समस्या और भी बड़ी बन गई। इस विषय पर मैं पहले से ही एक वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ, और मेरे हिसाब से ये समय सही है भारतीय समाज के कुछ पहलुओं के बारे में वाद विवाद और सोच विचार करने का। भारत को अभी आत्मविचार और समस्या समाधान की बहुत आवश्यकता है, और मैं आशा करता हूं कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करने के लिए कुछ प्रसंग दे पाऊंगा। तो ये लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने कुछ नई बातें जानी होंगी एक ऐसे विषय के बारे में जो आजकल वैसे भी दिन रात चर्चा में है, और आपने अपने इतिहास के बारे में कुछ नया सीखा होगा, और ये भी समझा होगा कि किस तरीके से इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बार फिर मेरी इस वीडियो को कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ अंत तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आपसे जल्द ही वापस मुलाकात होगी। नमस्ते।